हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एस ब्लॉक के पार्ट 3 लेक्चर को यहाँ पर सीखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में मैंने एस ब्लॉक के ग्रुप 1 अल्कलाइन मेटल्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों से डिस्कशन किया था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने थर्ड लेक्चर में अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बात करेंगे। ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक, तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक, ये आपका ग्रुप सेकेंड होता है, ग्रुप सेकेंड इन पीरियाडिक टेबल। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। अब इस ग्रुप के बारे में हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टी है उसको कंसीडर करेंगे। क्या प्रॉपर्टी है? कुछ एक्सेप्शन पॉइंट हैं, कुछ नोट्स टाइप के पॉइंट होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर हमको फोकस ज्यादा करना है, जो एग्जाम लेवल पे, कॉम्पिटेटिव लेवल पे ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको हम पहले हाईलाइट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पॉइंट हम बनाते चल रहे हैं, है ना, कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज दैट बेरिलियम है और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 4। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखो क्या मिलता है, 1s2 एंड 2s2। ठीक इसी तरह सेकेंड एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम, सिंबल होता है Mg, इसका एटॉमिक नंबर है 12। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन करें, देन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट सेल जो है वो क्या है, 2s2, यहाँ क्या है 3s2। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका बच्चों, ns2 होगा। ये याद रखिएगा, है ना। मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि सेकेंड ग्रुप जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ns2 होता है। अच्छा, एक चीज और है जो हमको पहले बतानी चाहिए थी कि आखिर इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं। अल्कलाइन मेटल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि जब वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो वाटर के न्यूट्रल नेचर को बेसिक कर देते हैं, है ना, क्षारीय कर देते हैं। हिंदी में कहते हैं क्षारीय, क्षारीय कर देते हैं, बेसिक कर देते हैं। इसलिए उन्हें हम क्या कहते थे, इसलिए उन्हें हम कहते थे अल्कलाइन मेटल्स। यहां कंडीशन क्या होगी कि हम ये अल्कलाइन, देखो वर्ड यहां भी आ रहा है, अल्कलाइन वर्ड बच्चों यहां भी आ रहा है ना। तो अल्कलाइन वर्ड आ रहा है और वो अर्थ है, मतलब ये जो मेटल हैं ये अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट होंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं भू परपटी, है ना, पृथ्वी की सतह पर मौजूद हैं।
और इनका नेचर भी वाटर को बेसिक करता है, वाटर में डिजॉल्व होके ये बेसिक नेचर देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा गया। ठीक है, अब इस टॉपिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ एक एलिमेंट है बेरिलियम, ठीक है ना। तो बेरिलियम अपने आप में इस ग्रुप में कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी रखता है। बेरिलियम अपने आप में इस ग्रुप में कुछ एक्सेप्शनल, अपवाद है ना, के रूप में पाया जाता है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी रखता है जो इसको इस ग्रुप से अलग करती है। तो हम कह सकते हैं कि बेरिलियम इस ग्रुप में कुछ एडिशनल है, कुछ आइडेंटिटी रखता है। क्या है, यहां मैं लिखने जा रहा हूं ओनली फॉर बेरिलियम, मतलब मैं जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा वो सिर्फ किसके लिए होगा, बेरिलियम के लिए होगा, ओनली फॉर बेरिलियम। ठीक, अब देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं। तो बेरिलियम के लिए हम पॉइंट फर्स्ट की बात करेंगे। पहला पॉइंट क्या है ना, कि बेरिलियम जो होता है वो हाइड्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, बाकी सब करेंगे, कौन नहीं करेगा, बेरिलियम नहीं करेगा। याद रखना, कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट आईआईटी में कई बार ये चीज पूछी गई है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है इस ग्रुप का जो डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होता है। तो याद रखना कौन सा है, बेरिलियम। ठीक है, देखिएगा मैं यहां लिखने जा रहा हूं। ठीक है, डू नॉट डायरेक्टली react with H2, react with H2 हाइड्रोजन। मतलब बेरिलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, सेकंड, अब और बेरिलियम के बारे में क्या हम कहना चाहते हैं, बेरिलियम इज एम्फोटेरिक, है ना। एम्फोटेरिक का मतलब हिंदी में होता है उभयधर्मी, मतलब वो एसिडिक बिहेवियर भी देता है, बेसिक बिहेवियर भी देता है, लेकिन बाकी जो अदर एलिमेंट हैं वो प्योरली बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं बेरिलियम इज एम्फोटेरिक, बेरिलियम इज एम्फोटेरिक while all other are purely basic in nature, बेसिक इन नेचर। ठीक, तो दो प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बेरिलियम के बारे में बताई। पहला कि बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा। सेकंड, बेरिलियम इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होगा बच्चों, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर देगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी। ठीक है, while all other are purely basic in nature, जबकि बेरिलियम को छोड़कर बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम ये बेसिक नेचर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आप लोग इसको नोट करिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो थर्ड पॉइंट में आता हूं। ठीक, देखो जो बेरिलियम का जो नाइट्राइड होता है, नाइट्राइड ऑफ बेरिलियम मतलब Be3N2, बेरिलियम नाइट्राइड Be3N2, बेरिलियम नाइट्राइड इज वॉलेटाइल। बेरिलियम नाइट्राइड का नेचर कैसा होता है, वॉलेटाइल होता है, हिंदी में कहते हैं वाष्पशील, जो जल्दी वेपराइज हो जाता हो। ठीक है ना, तो Be3N2 इज वॉलेटाइल। ठीक, इसके बाद और जो एलिमेंट है जैसे मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया, ये जब नाइट्राइड बनाएंगे तो नॉन वॉलेटाइल होंगे। ठीक है ना, तो Be3N2 इज वॉलेटाइल, ऑल अदर आर
नॉन वॉलेटाइल। ठीक, तो Be3N2 बेरिलियम नाइट्राइड इज वॉलेटाइल, ऑल अदर आर नॉन वॉलेटाइल। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब नोट में एक पॉइंट मैं और बता देता हूं कि अगर हम कंप्लीटली एस ब्लॉक की बात करें, ठीक है ना, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मैक्सिमम याद रखिएगा, एकदम याद करने वाली चीज है ये, मैक्सिमम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो किस एलिमेंट का होता है, तो बेरिलियम का। याद रखिए, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, बेरिलियम का होता है। ठीक है, और मिनिमम Mg मैग्नीशियम। ठीक है, मिनिमम किसका होगा, Mg का होगा, मैग्नीशियम का होगा। मैग्नीशियम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम का होता है और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब आगे अगर हम बात करें, यहां पे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हम कंप्लीट ग्रुप में चल रहे हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, तो बच्चों आप लोगों को पता है कि जब हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, तो रेडियस क्या होता है, अभी पढ़े हो आप लोग, रेडियस इंक्रीज करता है। जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं ना इसको, आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, या इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक, मतलब कि जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। ठीक, उसके बाद उससे कम मैग्नीशियम की, उससे कम कैल्शियम की, उससे कम बेरियम की, और सबसे कम रेडियम की। आपको ऐसा लगता है कि यही ऑर्डर होना चाहिए किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पर ऑर्डर थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाता है, याद रखना। मतलब जहां बेरियम है वहां रेडियम होगा, जहां रेडियम है वहां बेरियम होगा। मतलब सही ऑर्डर इसका क्या है, तो सबसे ज्यादा बेरिलियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम रेडियम, और सबसे कम बेरियम, बी ए, ये याद रखिएगा ये। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी आपको इस पॉइंट पर। देखिए, होना ये चाहिए था, लेकिन ऐसा न होकर क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फ्लेम कंबशन। फ्लेम, सॉरी, कॉलोरेशन। फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उससे जो आग बनती, जो ज्वाला बनती है ना, जो फ्लेम उठता है, उसका कलर कैसा होगा, ये होता है फ्लेम कलरेशन। अब समझते हैं इस बारे में। तो देखो याद रखना
कि मैं दो एलिमेंट की यहाँ पे बात करूंगा, है ना, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं इस ग्रुप में जिनका कोई फ्लेम कलरेशन नहीं होता है। कौन कौन से हैं बच्चों? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव कलरेशन या कलरफुल फ्लेम। ठीक, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम नॉट गिव कलरेशन फ्लेम या कलरफुल फ्लेम। ठीक, पॉइंट याद रखिएगा, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम नॉट गिव कलरफुल फ्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो कलरफुल फ्लेम नहीं देते हैं। ठीक, क्यों अच्छा ऐसा होता है? देखो, कलरफुल फ्लेम देने के लिए पिछला लेक्चर अगर आप लोगों के दिमाग में होगा, पार्ट सेकेंड, ठीक है ना, तो मैंने उसमें बताया था कि किसी भी एलिमेंट का कलरफुल फ्लेम जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, कि आप एनर्जी दे रहे हो। किसको एनर्जी दे रहे हो? इलेक्ट्रॉन को, एटम को एनर्जी दिए, वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से, जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर का, वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, और फिर से हायर एनर्जी लेवल से जब वो लोअर एनर्जी लेवल में रिटर्न होता है तो एनर्जी फोटान को इमिट करता है, निकालता है अपने अंदर से। ठीक, और वो जो एनर्जी फोटान के फॉर्म में रिलीज होती है वो विजिबल रेंज की होती है, तभी हमको कलर पता चलता है, कलर महसूस होता है, तभी वो कलर देता है। समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्या है, आपको पता होगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, है ना, कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बहुत ही हाई होती है। ठीक, जब आयोनाइजेशन एनर्जी ही हाई है ना, जब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं, एक्साइटेड होगा नहीं, और जब निकलेगा नहीं, जाएगा नहीं, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा नहीं, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है कि कोई एनर्जी इमिट नहीं करेगी, फोटान का रिवॉल्यूशन नहीं होगा, फोटान बाहर नहीं आएंगे एनर्जी के फॉर्म में, तो कहीं कुछ ऐसी फिनोमिना होनी ही नहीं है, इसीलिए ये कलरफुल फ्लेम देते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं बिकॉज, ताकि याद रहे आप लोगों को, बिकॉज दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो इन दोनों की तो बात खत्म हो गई, ये दोनों देते ही नहीं है। अब बचा क्या क्या, तो देखो मैं लिख दे रहा हूं, Ca कैल्शियम, स्ट्रांसियम Sr और रेडियम Ra, ये तीन हैं जो कलर देते हैं। अब देखो कौन कौन से, कैल्शियम देगा, स्ट्रांसियम देगा और बच्चों रेडियम देगा। तो जो कैल्शियम है कैसा देगा? ये देगा ब्रिक रेड। ठीक है, फिर स्ट्रांसियम कैसा देगा? क्रिम्सन रेड। और ये कैसा देगा? रेडियम एप्पल ग्रीन, याद रखना, एप्पल ग्रीन। ठीक, तो देखो कैल्शियम कैसा देगा? ब्रिक्स रेड, स्ट्रांसियम क्रिम्सन रेड और रेडियम एप्पल ग्रीन। अब इसको सिंपली याद करने का तरीका क्या है? तो देखो BCA याद कर लेना, है ना, ब्रिक्स रेड मतलब ये हो गया B, क्रिम्सन रेड तो C, और एप्पल के लिए A, तो BCA बस। ठीक है, BCA याद रखना, कलर अपने आप माइंड में आ जाएगा इसका। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी, पॉइंट है हमारा, रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे।
कि इनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी इनकी कैसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्टिविटी में हम पॉइंट वाइज इसको पढ़ेंगे कि किसके किसके साथ हम लोग रिएक्टिविटी देख रहे हैं। तो जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है रिएक्टिविटी में, पॉइंट फर्स्ट, वो है विथ H2O, विद H2O। ठीक, H2O पानी, वाटर, वाटर के साथ इसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलो अब देखते हैं। देखो ये M मतलब हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, तो ये बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस, याद रहेगा। ठीक है, मेटल अगर H2O के साथ रिएक्ट किया, मेटल मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब मेटल में कुछ कैटेगरी है, इसको हम बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना, मेटल में, ठीक, अगर मेटल जो है वो बी है, बेरिलियम, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, मेटल में क्या है, अगर बेरिलियम है, ठीक, तो बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्शन है, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक, तो हम लिख दे रहा हूं नॉट रिएक्ट। अब देखो सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कॉम्पिटेटिव, है ना, कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है सेकेंड ग्रुप में जो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करेगा, तो कौन सा है, बेरिलियम। बेरिलियम नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसको। Mg के बारे में अगर हम बात करें तो Mg में क्या खासियत है, यहाँ पे देखते हैं। तो Mg जो है, ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, याद रखना। मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं रिएक्ट विथ ओनली हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, बाकी अगर हम अदर की बात करें, जो अदर एलिमेंट हमारे बच रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विथ ओनली कोल्ड वाटर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, देखो मेटल मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं बाहर। अब कुछ इसमें जो एक्सेप्शनल पॉइंट थे उसको मैंने हाईलाइट करके बता दिया। अगर मेटल में बेरिलियम है तो नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है ना, वाटर के साथ रिएक्ट कभी नहीं करेगा। मैग्नीशियम है तो ओनली हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अदर है तो ओनली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो ये पहला हो गया विथ वाटर। ठीक, अब सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं, इसको साफ कर देते हैं। चलिए मैं यहां बता दे रहा हूं, इसको यहां से मैं अलग करके बता दे रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखिए, अब क्या कहता है, जो पॉइंट है आपका, अब क्या कहता है उसको आगे समझते हैं। नाइट्रोजन के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। चलिए देखते हैं। सेकंड विद N2। अब N2 के केस में हम देखते हैं क्या होगा, कि अगर मेटल है, ध्यान देना, मेटल मतलब मैंने बताया, और वो N2 के साथ क्या कर रहा है बच्चों, रिएक्ट कर रहा है। मेटल जो है नाइट्रोजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो वो फॉर्म करेगा मेटल नाइट्राइड, मतलब M3N2। देख लो क्या फॉर्म करेगा, M3N2। ठीक है ना, मेटल नाइट्राइड बनाएगा। अब देखो इसी मेटल नाइट्राइड को अगर हम लोग फिर से हीट कर दें, समझते जाना रिएक्शन को, ठीक है ना, ये आपका रिएक्शन था जो ओरिजिनल फॉर्म में हमने आपको बताया है अभी अभी ये। ठीक, अब यहां से हम बता रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर ये जो मेटल नाइट्राइड फॉर्म किया है, अगर इसको फिर से हीट कर दिया जाए तो फिर से ये रिवर्सिबल हो जाता है, मतलब मेटल अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस फिर से बाहर हो जाएगी।
ठीक है, चलिए। लेकिन अगर इस मेटल नाइट्राइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दें, हाइड्रोलिसिस समझते हो ना, वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, अगर इसमें वाटर हम लोग मिला दें तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। देख लो, ध्यान से देख लो, रिएक्शन विथ N2 था, अगर मेटल को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल नाइट्राइड फॉर्म करता है। अब बात करते हैं, अगर इसी मेटल नाइट्राइड को हीट कर दें तो कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस। मतलब कह सकते हो कि हीट करने पर ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाता है, फिर से मेटल और N2 गैस रिवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी, बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर इसी M3N2 मतलब मेटल नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, देखो H2O का मतलब क्या है, वाटर मिला रहे हैं, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो देखो क्या बना दिया, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया और कौन सी गैस निकल गई, अमोनिया गैस निकल गई। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब जो क्वेश्चन यहां से कंपटीशन में आता है, नीट IIT में पूछा जाता है, उसकी बात हम करते हैं। क्वेश्चन ये आया था कि यहाँ जो अमोनिया गैस बन रही है वो कितने मोल बनेगी, उसका मोल पूछ बैठा था। अब कैसे बताएंगे कि वो कितने मोल बन रही है, तो एक चीज याद रखना कि मेटल नाइट्राइड में, ध्यान से सुनना बच्चों, मेटल नाइट्राइड में नाइट्रोजन के जितने मोल प्रेजेंट होंगे, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ नाइट्रोजन के कितने मोल दिख रहे हैं, N2 मतलब कितने मोल हो गए, 2 मोल। तो याद रखना उतने ही मोल यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, याद रहेगा। देखो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से दो चीजें आपकी और तैयार हो गई, एक तो नाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन मेथड मिल गया आपको, और दूसरा मिल गया अमोनिया गैस का प्रिपरेशन मेथड मिल गया, है ना। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ एयर, ठीक है। विथ एयर, अब देखो एयर का मतलब है कि वहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है ना, मतलब वो O2 और N2 के साथ रिएक्टेबल होगी, ठीक है। मतलब वो O2 भी हो सकती है और N2 भी हो सकती है, N2 वाला तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है ऊपर, चलो देखते हैं, वो O2 भी हो सकती है और N2 भी हो सकती है, ठीक है। चलो, तो अगर ध्यान दो, मैं यहीं से आगे बढ़ जा रहा हूं, ठीक है। अगर वो N2 के साथ रिएक्ट कर रही है, किसके साथ रिएक्ट कर रही है, अगर वो N2 के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बनाएगी, मेटल नाइट्राइड बना बैठी, जो पहले आप लोग पढ़े हो, ठीक। लेकिन अगर कहीं वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, तो वहां दो केस है, या तो ऑक्साइड बनाएगी, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन के साथ अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करते हैं तो या तो ऑक्साइड बनाते हैं, और नहीं तो क्या बना बैठेंगे, पर ऑक्साइड। दोनों नहीं बनाएंगे, ये नहीं कि दोनों एक साथ बनेगा, अगर ऑक्साइड बन गया तो पर ऑक्साइड नहीं बनेगा, पर ऑक्साइड बन गया तो ऑक्साइड नहीं बनेगा, याद रखना, ओनली वन बनेगा कुछ, है ना, ये नहीं कि दोनों बना देना बैठ के, ऐसा नहीं। अब ऑक्साइड किसके साथ बनेगा, अगर मेटल में बेरिलियम होगा या मैग्नीशियम होगा तो ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। अगर बेरिलियम होगा या क्या होगा, मैग्नीशियम होगा तो ऑक्साइड बनेगा, और अगर इसके अलावा, इसके अतिरिक्त कोई अदर एलिमेंट आ गया तो पर ऑक्साइड बनाएगा, समझ रहे हो। अगर मेटल में बेरिलियम या मैग्नीशियम है तो ऑक्साइड बनाएगा, और बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़कर कोई भी दूसरा है तो वो पर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। अब देखते हैं, अगर हम लोग बेरिलियम या मैग्नीशियम के ऑक्साइड का, अब सेंटेंस को संभालना थोड़ा सा,
बेरिलियम या मैग्नीशियम के ऑक्साइड का। H2O का मतलब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बच्चों? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो वो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। समझते जाओ एक एक चीज को। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। और अगर किसी पराक्साइड का, अदर वाला जो पराक्साइड बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस करा दें एसिडिक मीडियम में या एसिड के प्रेजेंस में, H+ का मतलब एसिडिक मीडियम, तो वो क्या बनाएगा? तो वो हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2 और साथ में मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। याद रखिएगा, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड दोनों में कॉमन है। ठीक है ना? तो अगर पर ऑक्साइड होगा तो पहले H2O2 और फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर सिर्फ ऑक्साइड है, उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ओनली क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहीं आपको बताता हूं। ठीक है, ये थर्ड था। 4, ठीक है, बर्न विथ CO2। बर्न विथ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक रिएक्शन देख लो कि Mg + CO2, तो ये बन जाता है मेटल ऑक्साइड, है ना, और कार्बन अलग हो जाती है। याद रखना। ठीक है ना? कोई भी, मतलब कोई भी मेटल लोगे तो यही रिएक्शन फॉर्म करता है। ठीक है ना? Mg + CO2 जैसे हमने लिया तो MgO + C हो गया। बाकी इसको आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 कर देना तो 2 ऑक्सीजन हो गए, Mg हो गया तो यहाँ पे भी 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया बर्न विथ CO2। अब आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया, चलो 5 प्रॉपर्टी हम यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है ना? रिएक्शन विथ कोक, है, कोक मतलब कोयला। चलो, अब कोक मतलब हम यहाँ पे कार्बन ले लेंगे सिंपली। कार्बन के साथ रिएक्ट कराएं तो मान लो हमने करा दिया, बेरिलियम ले लिया और कार्बन के साथ क्या किया? रिएक्ट किया। सोचो जरा क्या बन सकता है? विथ कोक है, कोक का मतलब यहाँ पे क्या है? कार्बन। तो ये बनाएगा बेरिलियम कार्बाइड, Be2C4 फॉर्म करेगा। बेरिलियम का Be2C, सॉरी, बेरिलियम कार्बाइड ये बनाएगा। ठीक है ना? बेरिलियम कार्बाइड इसका नाम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, मतलब 4 मोल्स ऑफ वाटर ले लें। ध्यान से देखते चलो, पहले क्या बना? बेरिलियम कार्बाइड बना। अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? मीथेन गैस। इसका नाम है बेरिलियम कार्बाइड। ठीक है, बैलेंस कर लो तो यहाँ पे 2 कर देना। ठीक, बेरिलियम कार्बाइड यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, बेरिलियम कार्बाइड बनेगी। और कौन सी गैस निकल रही है? मीथेन। तो बेरिलियम कार्बाइड का जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो कौन सी गैस बनेगी बच्चों? मीथेन गैस। ठीक है, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज मैं और बताऊंगा आप लोगों को कि देखो, कभी भी अगर बेरिलियम का रिएक्शन पढ़ना, कभी भी अगर बेरिलियम का रिएक्शन पढ़ना, तो जो रिएक्शन बेरिलियम देगा वो एल्यूमिनियम जरूर देगा। मतलब वही रिएक्शन एल्यूमिनियम के लिए भी होगा। मैं यहां एकदम हिंदी में लिख दे रहा हूं, है ना, कि जो रिएक्शन बेरिलियम देता है, ठीक है, सेम वही एल्यूमिनियम भी देगा। ठीक, मतलब किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड से बेरिलियम का रिएक्शन कराने पे जो प्रोडक्ट बनेगा, सेम वही प्रोडक्ट किसके साथ आएगा? एल्यूमिनियम के साथ। ठीक, अब देखो इस रिएक्शन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा। क्वेश्चन आपसे कभी नहीं कहेगा कि व्हाट हैपन व्हेन बेरिलियम रिएक्ट विथ कार्बन, या व्हाट हैपन व्हेन बेरिलियम रिएक्ट विथ कोक, ऐसा नहीं कहेगा। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से आता है। देखो, यहां से और यहां, इसके बीच पूछा जाएगा कि बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराने पर कौन सी गैस निकलती है। ठीक है ना? राइट द नेम ऑफ द गैस व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ बेरिलियम कार्बाइड।
बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराने पर निकलने वाली गैस का नाम बताइए, क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉइंट को बदलते हैं। अब देखो, मैं इसी पॉइंट को थोड़ा ए बी करते हुए बता रहा हूँ। ये हो गया ए, अब मैं यहाँ पे बी आ रहा हूँ, है ना। पॉइंट मेरा वही है, रिएक्शन विथ कोक, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस बार हम लोग ले रहे हैं मैग्नीशियम। ठीक, अब ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम कार्बाइड, तो क्या हो जाएगा Mg2C3, मैग्नीशियम कार्बाइड क्या बन गया, ये मैग्नीशियम कार्बाइड। अब इसका भी हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं। ठीक, तो जो गैस निकलेगी उसका नाम होगा प्रोपाइन, C3H4, क्या नाम होगा, प्रोपाइन, याद रखना। मतलब अगर मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करा दे तो निकलने वाली गैस क्या होगी, प्रोपाइन। ठीक, नेक्स्ट, अगर हम इसी की जगह कैल्शियम ले लें और कार्बन मतलब कोक ले लिया हमने, ठीक है, तो यहां पे बनेगा कैल्शियम कार्बाइड। अब इसका भी हाइड्रोलिसिस करा दें, 2H2O लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एसीटाइलिन, C2H2। ठीक है, एसीटाइलिन। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाला पॉइंट कहां से आया, ध्यान हमको यहां देना है कि कौन से कार्बाइड से मीथेन निकल रही है, किसके कार्बाइड से प्रोपाइन निकल रही है, और किसके कार्बाइड से एसीटिलीन या एसीटाइलिन, दोनों एक ही चीज है, ये निकल रही है ना। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं बच्चों स्टॉप करते हैं, और आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के लिए बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।